अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। देखो ज़किया, अगर इस बार भी मुझे बेटा मेरा वारिस नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी करने में देर नहीं करूँगा। सावन का लहजा काफ़ी हद तक सख्त था। ये मेरे इख्तियार में तो नहीं, ये सब तो मेरे मालिक की रज़ा है। ज़किया ने पूर्णम आँखों से अपने शौहर को देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो ज़किया को यूँ कह रहा था जैसे वो अपनी तकदीर की मालिक खुद हो। और फिर सावन अपनी बीवी ज़किया को हकारत भरी नज़रों से घूर कर घर से बाहर निकल गया। मेरे मालिक बेशक तो गफूर रहीम है, मायूसी से मुझे अपनी पनाह में रखना। ज़किया ने निगाहें फलक की जानिब उठाकर कहा। वो काफ़ी देर तक इसी हालत में रही। ख्यालों और सोचों ने उसे घेरे में ले लिया। वो मुख्तलिफ सोचों की कशमकश में थी। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया। ज़किया और सावन की शादी के चंद माह बाद ही ज़किया की तबीयत ख़राब रहने लगी। उसे इंकशाफ हुआ कि खुदा ने उसे अपनी ख़ास रहमत से नवाजा है, वो माँ बनने वाली है। ये एहसास होते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसकी खुशी दीदनी थी। तब सावन भी उसका ख्याल रखने लगा, मगर उसे ये खुशी ज़्यादा दिन रास ना आई। जब नन्ही परी ने घर के आंगन को रौनक बख्शी, ज़किया फूले नहीं समा रही थी, मगर सावन बेटी की पैदाइश पर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। शायद उसे बेटा चाहिए था। यूँ ज़किया की ज़िंदगी की हकीकी खुशियाँ भी गैर मामूली साबित हुई। ज़किया ने मारवी की पैदाइश के 1.5 साल बाद शहाना को जन्म दिया और सावन की नज़रों में खुद को गिरा दिया। यूँ आए रोज़ सावन की बेरुखी तोल पकड़ती चली गई। उसे जब मौका मिलता वो उस पर तशद्दुद करता, हर तरह का जुल्म करता। वो भी खामोशी से बर्दाश्त करती रहती। वो तशद्दुद का निशाना बनती रहती। यूँ उसकी तड़पती ससकती ज़िंदगी गुजरती रही कि एक बार ज़किया फिर हमल से हो गई और एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया। सावन ने इस पर भी किसी दुख या गम का इजहार नहीं किया। गुजरते वक्त के साथ साथ सावन और भी बिगड़ता चला गया। बात बात पर ज़किया से लड़ता, उस पर बेजान सख्तियाँ करने लगा और उसे घर से बाहर जाने भी नहीं देता, जिसकी वजह से ज़किया का दिल हर वक्त आंसुओं के बोझ से भरा रहता। यूँ दिन ब दिन उसकी सेहत गिर रही थी। शौहर की बेरुखी पर उसे दिली अफसोस हुआ और उदासी उस पर हावी होती चली गई। ज़किया अपने मासूम बच्चियों के साथ घुट घुट कर सहमी हुई ज़िंदगी गुजार रही थी। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, उसमें भी ज़िंदा रहने का हौसला बाकी था। वो ज़िंदा थी सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर। शब रोज़ गुजरते रहे। ज़किया एक बार फिर अमल से थी, मगर खुशी के बजाय उसकी आंखों की वीरानी बढ़ने लगी। अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो वो क्या करेगी, जाने उस पर क्या बीतेगी। ये सोच ही उसको सुलगने पर मजबूर कर रही थी, मगर उसने हज़ार गम उठाने के बावजूद भी तकदीर से शिकवा ना किया और ना ही कभी मायूस हुई। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। उसने अपने रब की याद को कभी अपने दिलो दिमाग से ओझल होने नहीं दिया। वो एक आम सा दिन था जब ज़किया और सावन एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक सावन ने कहा कि अगर इस बार भी बेटा नहीं दिया तो तुम्हारे हक़ में कुछ बेहतर नहीं होगा। उसका लहजा जहर की कड़वाहट लिए हुए था। ज़किया काँप कर रह गई, फिर सहमी हुई खौफजदा अंदाज में बोली, मैं कोई तकदीर की मालिक तो नहीं हूँ कि अपनी तकदीर खुद लिखूँ। तुमसे शादी करके मैंने नहूसत अपना ली है। सावन शादी वाले दिन को कोसने लगा। मेरा कसूर क्या है? ज़किया इंतहाई खौफजदा होकर बोली। सावन का दिल चाह रहा था कि वह ज़किया के बाल पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारे। गुस्से के आलम में उसकी हालत बुरी हो रही थी। जाने उस वक्त ज़किया पर उसको कैसे रहम आया। बस वो उसको शोला बरसाती निगाहों से घूर कर घर से बाहर निकल गया। ज़किया ने तवील कशमकश में ही ये फैसला किया कि वो कल पहली फुर्सत में जाकर शहर में अपना चेकअप करवाएगी। अगर बेटा होने की नवेद ना मिली तो वो अपनी बेटियों समेत जहर खाकर ज़िंदगी का खात्मा कर लेगी। अगले दिन वो हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठी, सावन को नाश्ता करवाकर काम पर भेज दिया। फिर वो दाई नसीबा के साथ शहर जाने को तैयार हुई। गांव से शहर तक उन्होंने रक्शे का सहारा लिया। इत्तेफाक से वो भी उन्हें जल्द ही मिल गया। ये हकीकत है कि तकदीर के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। ये ज़किया की तकदीर की खराबी थी कि खुदा जाने सावन को कहाँ से मालूम हुआ कि उसकी बीवी उसे बताए बगैर उसकी गैर मौजूदगी में शहर गई है। ये खबर सुनते ही वो गुस्से में भरा हुआ घर की जानिब आया तो देखा वाकई ज़किया घर पर मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ ज़किया हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अल्ट्रासाउंड के बाद नर्स ने उसे बेटा होने की खुशखबरी सुनाई तो उसे लगा उसके जिस्म में नई रूह ने जन्म लिया हो। उसने सर उठाकर ऊपर की जानिब देखा। उसके ऊपर नीले अंबर का मेहरबान साया था। वो खुशी में डूबी हुई दिली दिल में सजदा इलाही में गिर गई। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर यकायक ताजगी बिखरती चली गई। उसकी खुशी की इंतहा न रही। मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटने के लिए उसने लड्डू खरीदे।
اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اسی سرشاری میں گھر آ رہی تھی، مگر وہ اس بات سے لا علم تھی کہ کچھ دیر بعد اس پر کون سی قیامت گزرنے والی ہے۔ ذکی اپنے گھر کے داخلی دروازے سے کے اندر داخل ہوئی، گویا اس پر گالیوں اور کوسنوں کا طوفان آ گیا۔ ساون اسے دیکھتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا، اس کی رگیں تن گئیں۔ آج میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ بے حیا بے غیرت عورت میری غیر موجودگی میں میری عزت کا جنازہ نکالتی پھرتی ہے۔ بے غیرت عیش کرنے گئی تھی، منحوس آج میں تجھے غرق کر دوں گا، ساون نے خونخوار لہجے میں کہا اور ذکیہ کو مارنے کے لیے جھپٹ پڑا۔ اس وقت شاید اس کے دماغ کی کوئی رگ بہک گئی تھی کہ وہ انسان سے شیطان بن گیا۔ ساون اپنی بیوی کو مارتے وقت ذرا نہیں سوچ رہا تھا کہ کس بے دردی سے مار رہا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے، اسے کہاں اور کتنی چوٹ لگ رہی ہے۔ ذکیہ کی کربناک چیخیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں اور وہ ویلا کرتی رہی۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوسن کی کچھ عورتیں اس کے گھر جمع ہو گئی تھیں، مگر ساون کا سخت رویہ دیکھ کر دور کھڑی تماشا دیکھتی رہیں۔ جب اس کی درد بھری آوازیں دائی نصیبہ نے سنی تو وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ بیٹا اس قدر بے دردی سے تو نہ مارو، بیچاری مر جائے گی۔ دائی نصیبہ نے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ مر جائے تو بہتر، اس بلا سے چھٹکارا تو مل جائے گا، آج میں اس بے غیرت کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ آنکھ بگولا ہو گیا۔ ایسا نہ کہو بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے ہونے والے بیٹے کی ماں بھی ہے۔ دائی نصیبہ کی بات سن کر ساون کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ تم اتنے شکی کیوں ہو؟ بغیر سوچے سمجھے بیچاری پر بےغیرتی کا الزام لگا دیا۔ پھر دائی نصیبہ کسی مشین کی طرح سٹارٹ ہوئی اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ دائی نصیبہ کی بات کے اختتام پر ساون نے اپنا سر تھام لیا اور روحان سی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمین پر بے سود پڑی ذکیہ کی جانب مڑا۔ وہ شدید تکلیف سے تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ساون اپنی بیوی ذکیہ سے بری طرح لپٹ گیا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، جب تک وہ سمجھا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ذکیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا اور اس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ ساون کو یوں لگا جیسے کسی تیز دھار خنجر نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ آج وہ بے بسی سے اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار رہا تھا، مگر اپنی ہی شکی طبیعت اور بے حسی کے باعث نہ صرف اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا، بلکہ بیٹے کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اندھیری قبر میں اتار دیا تھا۔